हर बड़ा नेता चुनाव जीतकर बड़ा नहीं बनता। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सालों तक बिना किसी कैमरे के, बिना किसी पहचान के चुपचाप अपनी पकड़ बनाते रहते हैं। नरेंद्र मोदी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन इस वीडियो में मैं बताऊंगा नरेंद्र मोदी से जुड़े ऐसे ऐसे लोगों के नाम और ऐसे ऐसे किस्से जो आप लोगों ने शायद ही कहीं सुने होंगे। हेलो, नमस्कार, दिस इज हरिओम प्रताप सिंह। ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं होने वाली है, तो आराम से बैठ जाइए और वीडियो को एंजॉय करिए। देखिए, आज पूरी दुनिया जिसे प्रधानमंत्री के रूप में जानती है, 1980 के दशक में बीजेपी के अंदर ही बहुत कम लोग जानते थे कि गुजरात में एक ऐसा आदमी काम कर रहा है जो कभी स्टेज पर नहीं आता, लेकिन हर बड़े नेता की नजर उस पर रहती है। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जिसका नाम शायद ही आपने कहीं सुना होगा, लक्ष्मण राव ईमानदार, जिन्हें आरएसएस में वकील साहब कहा जाता था। कई जीवनीकार मानते हैं कि यही व्यक्ति नरेंद्र मोदी के शुरुआती राजनीतिक गुरु थे। मोदी ने खुद ही बाद में अपनी पुस्तक सेतुबंध उनको समर्पित की। देखिए, कहा जाता है कि वकील साहब ने नरेंद्र मोदी को एक बात बार बार सिखाई, अगर राजनीति में टिकना है तो पहले लोगों को समझो और फिर उन्हें जोड़ो। और जहां तक मुझे लगता है कि यही कारण था कि नरेंद्र मोदी का शुरुआती काम स्टेज पे चढ़कर भाषण देना नहीं, बल्कि लोगों से मिलना, उनको समझना, उनको संगठित करना था। देखिए, समय बीतता गया, फिर दौर आता है 1975 का। देश में इमरजेंसी लग चुकी थी। The president has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. कई विपक्षी नेताओं को जेल भेज दिया गया था और आरएसएस पर भी प्रतिबंध लग गया। अब उस दौर के विवरणों के अनुसार नरेंद्र मोदी उस समय खुलकर राजनीति नहीं किया करते थे। वे भेष बदलकर संदेश पहुंचाने, पर्चे छपवाने और अलग अलग कार्यकर्ताओं के बीच संपर्क बनाए रखने जैसे कार्य किया करते थे। यहीं से नरेंद्र मोदी ने एक और नई चीज सीखी कि पॉलिटिक्स केवल भाषण से नहीं चलती, पॉलिटिक्स चलती है नेटवर्क से। 1987 में आरएसएस ने उन्हें बीजेपी के काम में लगा दिया। अहमदाबाद नगर निगम चुनाव में उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर चुनाव जितवा लिया। और ये सब देखते हुए पार्टी के कई बड़े नेताओं का मानना था कि नरेंद्र मोदी की जो प्लानिंग और जो इनकी माइक्रो मैनेजमेंट है, इसने बीजेपी को बढ़त दिलाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। बैक टू बैक इतनी सारी चीजें होने के बाद नरेंद्र मोदी का जो कद था पार्टी में बढ़ने लगा, लेकिन असली मोड़ अभी भी आना बाकी था। 1990 में जब लाल कृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा शुरू की तो लाखों लोग सड़कों पर थे। कैमरे आडवाणी को दिखा रहे थे। लेकिन जो यात्रा के पीछे पूरा सिस्टम संभाल रहे थे, उनमें नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। और इस काम के बाद पार्टी में उन्हें केवल एक कार्यकर्ता के रूप में नहीं देखा जाता था, बल्कि एक भरोसेमंद रणनीतिकार के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन जैसे जैसे नरेंद्र मोदी का कद ऊपर बढ़ता रहा, वैसे वैसे गुजरात बीजेपी में कई नेता उनसे असहज महसूस होने लगे। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी अंदरूनी राजनीतिक लड़ाई जिसने नरेंद्र मोदी को दिल्ली तक पहुंचा दी। देखिए, सन था 1995। गुजरात में पहली बार बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बनाई। पार्टी में पूरा जश्न का माहौल था, लेकिन कैमरे के पीछे एक लड़ाई शुरू हो गई जिसके बारे में आम लोग तो बिल्कुल नहीं जानते। और यही लड़ाई आगे चलकर नरेंद्र मोदी की पूरी राजनीति बदल देने वाली थी। और उस समय गुजरात में बीजेपी के कुछ ही बड़े चेहरे थे, जैसे केशुभाई पटेल, शंकर सिंह बघेला, और संगठन में तेजी से उभर रहे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी न ही चुनाव लड़ रहे थे, न ही वो कोई बड़े मंत्री थे, लेकिन जो संगठन में उनकी पकड़ थी वो बहुत ज्यादा मजबूत थी। और यही बात कुछ नेताओं को खटकने लगी, और यही होता है एक बहुत बड़ा राजनीतिक विस्फोट। शंकर सिंह बघेला ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ खुलकर बगावत कर दी, और उस समय मीडिया ने भी इसे खजुराहो प्रकरण के नाम पर खूब कवर किया। और ये वही समय था जिस समय बीजेपी अपने संकट में थी। दिलचस्प बात यह थी कि कई नेताओं ने नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा दिया कि इन्हीं की वजह से अंदरूनी तनाव बढ़ा है, लेकिन आरोप लगाने के बाद भी कुछ होता है नहीं। और जो पार्टी के नेतृत्व करता थे वो मोदी पर अपना भरोसा बनाए रखते हैं। और ये मुद्दा आज भी राजनीतिक विश्लेषण का विषय बना है। और इसके बाद एक ऐसा फैसला हुआ जिसे कुछ लोग तो आज भी नहीं समझ पाए हैं, और ये फैसला यही था कि नरेंद्र मोदी को गुजरात से हटाकर दिल्ली भेज दिया गया। और बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि उनको गुजरात की राजनीति से दूर हटा दिया गया है, लेकिन कहानी यहीं पर पलट जाती है। दिल्ली पहुंचकर नरेंद्र मोदी को हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और कई अन्य राज्यों में संगठन का काम मिला। अब नरेंद्र मोदी केवल गुजरात की नहीं, बल्कि पूरे देश की चुनावी राजनीति को बहुत नजदीक से देख रहे थे। अलग अलग राज्यों की रणनीति, अलग अलग नेताओं की कार्यशैली और चुनावों का प्रबंधन, यही उनका नया स्कूल बन गया। और उनका यही अनुभव आगे चलकर उनकी बहुत बड़ी ताकत बन गई। जो मैं हैवी टर्नआउट देखता हूँ, उसका एक कारण मैं देखता हूँ कि हरियाणा में महिलाओं का मतदान। इस चुनाव के परिणाम से आपको पता चल रहा होगा कि वो स्थिति गुजरात के मतदाताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यहीं पर नरेंद्र मोदी की राजनीतिक समझ और बढ़ी। तब जाके उन्हें रियलाइज हुआ कि चुनाव को केवल भाषणों से तो नहीं जीता जा सकता, बल्कि बूथ, डेटा और कार्यकर्ताओं को
लगातार संदेश भेजे जाने से जीता जा सकता है। फिर अचानक 26 जनवरी 2001 को गुजरात में एक भयानक भूकंप आता है। राज्य सरकार दबाव में थी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद बीजेपी के नेतृत्वकर्ताओं ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। केशुभाई पटेल की जगह एक नए चेहरे को लाने की चर्चा शुरू हो गई। देखिए, उस समय नाम तो कई सारे थे, लेकिन जिस नाम पे मुहर लगती थी वो नाम था नरेंद्र मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और इस नाम ने गुजरात के सारे राजनेताओं को चौंका के रख दिया। लेकिन यहाँ पर भी एक दिलचस्प बात थी। नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में खुद ही मुख्यमंत्री बनने को लेकर हिचकिचाहट दिखाई थी। आखिर फिर ऐसा क्या हुआ जिससे उन्होंने ये जिम्मेदारी स्वीकार कर ली और मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके जीवन का सबसे बड़ा संकट आता है, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। अक्टूबर 2001 दिल्ली में बीजेपी की एक अहम बैठक चल रही थी। गुजरात लगातार मुश्किलों से घिरा था। भूकंप के बाद सरकार पर सवाल उठ रहे थे, संगठन भी उस समय दबाव में था और ऐसे संकट के समय में पार्टी नेतृत्व ने ऐसा फैसला लिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव सामने आया। देखिए, कई लोगों का मानना है कि जब प्रस्ताव आता है तो नरेंद्र मोदी इसमें हिचकिचाहट जताते हैं। वो कहते हैं कि मुझे प्रशासन चलाने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बैठे कुछ नेतृत्वकर्ताओं का मानना था कि जो व्यक्ति पूरा संगठन संभाल सकता है वो सरकार भी संभाल सकता है। और बैक टू बैक इन्हीं चीजों के होने के बाद नरेंद्र मोदी ने यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। लेकिन सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी विधानसभा का चुनाव तक नहीं लड़ा था, वो सीधे एक राज्य का मुख्यमंत्री बन गया था। और भारतीय राजनीति में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। देखिए, उनके मुख्यमंत्री बने अभी कुछ ही महीने हुए थे कि 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगने की घटना सामने आती है। और इस घटना के बाद गुजरात में कई जगहों पे सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी और यही घटना भारत के इतिहास में सबसे दर्दनाक घटनाओं में गिनी जाती। और यही से नरेंद्र दामोदर दास मोदी दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक बहस में पड़ जाते हैं। आलोचकों ने उनकी सरकार पर हिंसा रोकने में विफल रहने के आरोप लगाए, लेकिन दूसरी ओर मोदी और उनकी सरकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और खारिज करते हुए कहा कि प्रशासन ने कानून व्यवस्था बहाल करते हुए कार्रवाई की है। आने वाले सालों में कई जांच हुई। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ साक्ष्य पाने में असमर्थ रही। लेकिन एक और कहानी थी जो इसी दौर में लिखी जा रही थी। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2002 के बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी सार्वजनिक छवि को पूरी तरह से बदलने की रणनीति अपनाई। उन्होंने विकास, निवेश और प्रशासनिक दक्षता को अपनी राजनीति का मुख्य संदेश बनाया। वाइब्रेंट गुजरात जैसे निवेश इसी दौर में राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा बने। देखिए, समर्थकों ने इसे एक नई पहचान बताया, लेकिन जो आलोचक थे वो मान रहे थे कि ये चीजें सिर्फ अपनी गलती को छुपाने के लिए की जा रही हैं। धीरे धीरे बात साफ होने लगी कि नरेंद्र मोदी अब केवल गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं रहे, वे बीजेपी के भीतर एक राष्ट्रीय चेहरे के रूप में उभर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी था, क्योंकि बीजेपी में अभी भी लाल कृष्ण आडवाणी की तरह बहुत दिग्गज नेता खड़े थे। फिर आखिर ऐसे कौन से कारण थे कि 2013 में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी बने? क्या यह सिर्फ एक लोकप्रियता थी या फिर पार्टी के अंदर शक्ति संतुलन बिगड़ चुका था? देखिए, सन 2013 बीजेपी विपक्ष में थी। 2014 का चुनाव सामने था, लेकिन पार्टी के सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत आन पड़ी कि 2014 में प्रधानमंत्री के पद का चेहरा कौन होगा। और उस समय बीजेपी में एक नहीं बल्कि कई बड़े नेता थे। लाल कृष्ण आडवाणी पार्टी के सबसे वरिष्ठ चेहरों में से एक थे। सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं का भी बहुत बड़ा कद था। लेकिन पार्टी के भीतर एक नाम बहुत तेजी से बढ़ रहा था, नरेंद्र मोदी। मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने पर पार्टी के अंदर कई मतभेद थे और लाल कृष्ण आडवाणी ने तो सार्वजनिक रूप से कई चीजों पर अपनी असहमति भी जताई थी। The party, of which he is a founding member of, never used to consider political opponents as anti-nationals, and political opponents were never regarded. लेकिन अंततः पार्टी नेतृत्व और संगठन ने मोदी के नाम पर अपनी सहमति जताई रखी और सितंबर 2013 में उन्हें आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। और यहीं से भारतीय चुनावी राजनीति का एक नया दौर शुरू होता है। ये पहली बार था कि किसी नेता ने इतनी बड़ी मात्रा में सोशल मीडिया, डिजिटल कैंपेन, 3D होलोग्राम रैलियों और पेशेवर चुनावी मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया। देखिए, चुनाव उस समय केवल सिर्फ रैलियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मोबाइल फोन, इंटरनेट और डाटा आधारित रणनीति भी उसका हिस्सा बन गए। देखिए, फिर आता है 2014, बीजेपी को मिलता है पूर्ण बहुमत और नरेंद्र दामोदर दास मोदी बनते हैं भारत के प्रधानमंत्री। जिन नेताओं ने दशकों तक पार्टी को आगे बढ़ाया था, वे धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से पीछे हटते गए। देखिए, अगर नरेंद्र मोदी की पूरी राजनीतिक यात्रा को केवल एक लाइन में समझा जाए तो शायद वह ये होगी कि
उन्होंने सबसे पहले संगठन को समझा, उसके बाद उन्होंने चुनाव को समझा और फिर उसके बाद जनता से संवाद करने की कला समझी, और यही 3 चीजें उनकी राजनीति की मजबूत पहचान बनी। लेकिन किसी भी बड़े राजनेता की तरह नरेंद्र मोदी की कहानी केवल एक रंग की तो बिल्कुल नहीं है। इसमें समर्थकों की प्रशंसा भी है, आलोचकों के सवाल भी हैं और कई ऐसे राजनीतिक मोड़ भी हैं जिन पर अभी भी बहस जारी है। एक बात तो तय है कि नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति की शैली बदलने में पूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन उनकी विरासत का अंतिम मूल्यांकन आने वाले सालों में इतिहास खुद करेगा, जब भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों के आधार पर उनके दौर को देखा जाएगा। एंड दिस इज द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। थैंक यू सो मच। दिस इज हरिओम प्रताप सिंह।